Hello students, hope you have gone through the earlier video lectures thoroughly, especially the one जिसमें कि हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन की बात की थी। उस वीडियो लेक्चर में टुवर्ड्स द एंड इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने बात की कि कुछ ऐसे फ्रेम भी हो सकते हैं जहाँ पे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं होगा। तो ये कैसे रेफरेंस फ्रेम है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, इट्स लाइक दिस कि एक ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पे रखा हुआ है और ये रेस्ट पे है, मतलब आप देख रहे हैं कि इस पे जो वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। और कोई मान लीजिए कि स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। तो जब हम रेस्ट पे बोल रहे हैं तो एक तो हुआ कि ठीक है, जो कॉमन सेंस है उसके हिसाब से हमने बोल दिया कि रेस्ट पे है। बट फिजिक्स में रेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एक रेफरेंस फ्रेम होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और बॉडी की कोऑर्डिनेट्स होंगी और वो कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही होंगी। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि चलिए एक रेफरेंस फ्रेम है, ले लेते हैं उसको, हम कह देंगे ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम है, यानी कि ग्राउंड के साथ फिक्स है। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ये एक रेफरेंस फ्रेम है। अब एक और रेफरेंस फ्रेम है, थोड़ी देर के लिए हम लोग सोचें, बट वो रेफरेंस फ्रेम ऐसा है जो किसी ट्रॉली के साथ मान लीजिए कि कनेक्टेड है। तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक ट्रॉली टाइप की चीज़ है, मैंने जो ट्रॉली का अपर लेवल बनाया वो बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के साथ मैच करता हुआ बना दिया है, राइट। और सोचिए जरा कि इस ट्रॉली के साथ, मतलब ये जो कॉर्नर है ट्रॉली का, इस कॉर्नर को मैं ले ले रहा हूँ ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसको ऐसा करते हैं, इसको वाई डैश बोल देते हैं और इसको एक्स डैश बोल देते हैं, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए ना। वहाँ पे वो वाई एक्स था और ये वाई डैश एक्स डैश है। तो इस ट्रॉली वाले फ्रेम में, मतलब यहाँ पर यदि हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वो तो कुछ और होगा, नहीं, यहाँ पर यदि हम देखेंगे, यदि एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन इस ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, मतलब ये जो ओरिजिन है इसको मैं ओ बोल देता हूँ, ये ओ डैश है, तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो वो हम कह सकते हैं इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। And let's imagine that this trolley is accelerating in this direction and it has acceleration a. तो ये जो सिचुएशन थी, ये t equals 0 पे सिचुएशन थी मान लेते हैं। the trolley was at rest at t equals 0. Trolley was at rest, है ना, initially for t less than equal to 0, let's say, and for t greater than 0, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन है, इट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इसको कहीं से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया जाता है और वो एक्सेलरेशन ए है। और ये जो रेफरेंस फ्रेम था ना वाई डैश एक्स डैश, इसको आप समझिए कि ये ट्रॉली से फिक्स है। आप सोच सकते हैं कि ठीक है, एक रॉड टाइप की भी चीज, आप बात ही हो रही ना फ्रेम, आप एक फ्रेम सोच लीजिए, सचमुच का फ्रेम सोच लीजिए, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और वहां पे उस फ्रेम में सोचेंगे कि हम इस ओरिजिन से इस बॉडी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स डैश है, क्या वो कांस्टेंट है या टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये जो पॉइंट ओ डैश है, यानी कि इस ट्रॉली का ये जो कॉर्नर है, ये पॉइंट ए डैश टी टाइम में इधर की तरफ कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी ट्रॉली की पोजीशन को यदि हम आफ्टर सम टाइम देखेंगे, इसी ट्रॉली की पोजीशन को हम आफ्टर सम टाइम देखेंगे, तो वो ट्रॉली कुछ, ये जो पॉइंट ओ है, ठीक है ना, जिसको ओ बोला था मैंने, वो ओ यहाँ पर आ गया, और ये डिस्टेंस वाइज यदि हम सोचें तो कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा जो वाई एक्सेस है अब कहाँ पर है भाई, ये हमारा वाई एक्सेस है, वाई डैश है ना, और ये हमारा एक्स डैश है। तो अब यदि हम इस ट्रॉली के रेफरेंस फ्रेम में उस पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स डैश होगा, वो तो यहाँ से देखेंगे ना, ये तो इनिशियल सिचुएशन पे था, ये जो था वो था t इक्वल्स 0 पे,
बट टी टाइम पे जो सिचुएशन होगी उसमें जो एक्स डैश टी होगा वो क्या हो जाएगा, लेट अस ट्राई टू सी। तो यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ एक्स डैश एट टाइम टी, तो ये कुछ यहाँ तक आएगा, राइट। तो कैन यू सी कि हमारा ये जो एक्स डैश टी है, ये एक्स डैश जो है टी टाइम पे, समझ रहे हैं ना, एट टी, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपको इनिशियल जो था वो, इसको हम एक्स नॉट बोल देते हैं, है ना, नॉट लगा देते हैं, नॉट किस लिए, इनिशियल के लिए। तो ये हो जाता है आपका वो एक्स नॉट डैश प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये आपको मालूम है कि पोजीशन वेक्टर का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी है, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो एक्सेलरेशन है। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ए डैश मिलेगा, यहां से हमें ए डैश मिलेगा, और ए डैश क्या आ जाएगा, एक्स नॉट डैश जो इनिशियल वैल्यू थी वो तो कांस्टेंट थी, उसकी डेरिवेटिव जीरो हो गई, और हाफ ए टी स्क्वायर को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए टी, ओ नॉट ए टी, ए। पहली डिफरेंशिएशन में आपको आ जाएगा ए टी, और सेकेंड डेरिवेटिव में आ जाएगा आपको ए। सो व्हाट डज दैट मीन, दिस ब्लॉक जो कि ग्राउंड के फ्रेम में रेस्ट पे था, द सेम ब्लॉक appears to be accelerating in this direction। ट्रॉली की एक्सेलरेशन पीछे की तरफ थी, ब्लॉक की एक्सेलरेशन एज पर दिस फाइनल रिजल्ट किधर की तरफ है, आगे की तरफ है। तो जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। बात फोर्सेस की आएगी तो क्या नॉर्मल एक्शन चेंज कर गया, क्या वेट चेंज कर गया, नो, ये चेंज नहीं कर रही है, नेचर की फोर्सेस हैं। तो फिर क्या करें, और ऐसा नहीं है कि एक बार करके और काम चल गया तो बस हो गया, हमने वहीं से बात उसको कंक्लूड कर ली कि अच्छा बार बार यही करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। वी विल सी द लॉजिक बिहाइंड, वी विल ट्राई टू अप्लाई अंडरस्टैंड, और लगेगा कि नहीं इट इज ट्रू एवरी टाइम, तो जाकर हम उसको यूज करना शुरू करेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकाला गया और फाइनल रिजल्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है। वो फाइनल रिजल्ट ये है कि हम इस एक्सिलरेटिंग फ्रेम में, अब इसको एक्सिलरेटिंग फ्रेम कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ग्राउंड का फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम था उसके रेस्पेक्ट में ट्रॉली का फ्रेम एक्सिलरेट कर रहा है, ये एक्सिलरेटिंग फ्रेम है। तो इस एक्सिलरेटिंग फ्रेम में, जिसको आगे चल के हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, इनर्शियल जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड था, यहां पर इनर्शियल वो ग्राउंड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल हो गया क्योंकि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस नॉन एक्सिलरेटिंग सॉरी इस एक्सिलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में, ओके, वी विल हैव टू कंसिडर along with the earlier forces another force called pseudo force, fictitious force, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मास ऑफ दिस बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली का प्रोडक्ट, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग जब एफबीडी ड्रॉ करेंगे, इस फ्रेम में जब एफबीडी, ट्रॉली के फ्रेम में जब एफबीडी ड्रॉ करेंगे उसी बॉडी की, ठीक है, तो उसमें यहां पर वेट आएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और आगे की तरफ ये फोर्स आ जाएगा जिसको कि हम लोग कौन सा फोर्स बोल रहे हैं, शीडो फोर्स बोल रहे हैं, राइट। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखेंगे तो वी विल हैव टू अप्लाई एप्रोप्रिएट स्यूडो फोर्सेस। अब लीनियरली एक्सेलरेटेड यदि हमारा फ्रेम है, जिसको कि नॉन इनर्शियल फ्रेम तो बोल रहे हैं, बट नॉन इनर्शियल का रीजन यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन है, तो वैसे केस में यू नीड ओनली दिस फोर्स, ना, एम ए इज इन मैग्नीट्यूड acceleration of the that non-inertial frame, and m is the body's mass. Direction is opposite to that of acceleration of the non-inertial frame. यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि आप 2 मिनट पॉज लीजिए, पॉइंट समझिए, नोट्स कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, और फिर आगे बढ़िए। इस पे एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ। प्रॉब्लम है कि
एक ट्रॉली है, ट्रॉली के साथ एक पिलर अटैच्ड है, पिलर के टॉप से एक थ्रेड स्ट्रिंग अटैच्ड है, और उस स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच्ड है, मास छोटा सा। आप अब नॉर्मली तो ऐसा होगा नहीं कि स्ट्रिंग ऐसे तिरछी होगी, बट जो सिचुएशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें फाइनली हम देखेंगे कि हाँ ये ऐसे ही रहेगी, राइट। यदि ट्रॉली रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे ही रहेगा, राइट। उसमें फिर कोई परेशानी नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगा और बॉब नीचे की तरफ रहेगा। लेकिन जो सिचुएशन हम लोग लेने वाले हैं, तो हम लोग क्या सिचुएशन लेने वाले हैं? हम लोग लेने वाले हैं कि ये ट्रॉली जो है वो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, और वैसे केस में आपसे पूछा जाएगा कि चलिए बताइए कि ये एंगल कितना है। अब इसी सिचुएशन को हम दोनों तरीके से, ग्राउंड के फ्रेम से भी सोच सकते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम के तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मास मान लेते हैं m है, ट्रॉली की एक्सेलरेशन हमने मान ली a है, और यदि मान लीजिए कि ये थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा फिलहाल फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। फाइनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी जो भी है वो या तो कांस्टेंट है या जीरो है, वो देखेंगे क्या होने वाला है, राइट। आपको चलिए मान लिया दिया गया है कि ये थीटा चेंज नहीं कर रहा और आपको ये थीटा बताना है, और ये रस्सी है, रॉड नहीं है, मतलब एक रिजिड बॉडी के रूप में वो कनेक्टेड नहीं है, रस्सी है। यानी कि ट्रॉली रुकेगा तो ये बिल्कुल यूं आ जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा जैसे कि यहां पर है। तो अब ग्राउंड का फ्रेम पहले देखते हैं, है ना। तो ग्राउंड के फ्रेम में जब हम एफ बी डी ड्रॉ करेंगे तो हम कहेंगे कि देखो यहाँ पर ये टी है, यहाँ पर एम जी है, और तो कोई फोर्स है नहीं, और एंगल के हिसाब से ये एंगल थीटा है। अब इस टी को यदि मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूँ तो इधर की तरफ आ जाता है टी साइन थीटा, इधर की तरफ आ जाता है टी कॉस थीटा। वर्टिकल चूंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो मैं लिखूंगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जब ट्रॉली एक्सेलरेट कर रहा है ये भी उसके साथ साथ आगे जा रहा है, तो जो एक्सेलरेशन ट्रॉली की होगी वही एक्सेलरेशन एम की होगी। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, इक्वल 2 बोलूँ, और 2 को 1 से डिवाइड कर दूँ तो मिल जाएगा tan थीटा इक्वल्स ए बाई जी। तो थीटा आ गया आपका यहाँ पे, tan थीटा इज ए बाई जी। अब यहां पर इसी चीज को यदि मैं ट्रॉली के फ्रेम से देखूं, वो ग्राउंड का फ्रेम था, अब यहां पे हम लोग ट्रॉलीज फ्रेम की बात करें तो ट्रॉलीज फ्रेम में द बॉब इज एट रेस्ट। मतलब आप सोचिए कि यहां पर यदि कोई ओरिजिन बना दिया जाए, ये वाई एक्सिस ये एक्सिस, तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसका कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज नहीं कर रहा है ना, तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, नेट फोर्स जीरो है। अब यहां पर जब हम इसका एबीडी ड्रॉ करेंगे तो देखिए पहले टी लिया था यहां भी लेंगे, एम जी लिया था यहां भी लेंगे, लेकिन चूंकि ट्रॉली के फ्रेम में देख रहे हैं तो हमें वो जो शीडो फोर्स था वो लेना ही पड़ेगा। वही मेथड है इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो यहां पर आ गया आपका शीडो फोर्स एम ए, और चूंकि नेट फोर्स जीरो है यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग भी नेट फोर्स जीरो, एक्स के लॉन्ग भी नेट फोर्स जीरो, कहानी फिर वही सही रहेगी। ये एंगल यहाँ पर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा है, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा वाला जो पार्ट है वो बैलेंस कर लेगा चूंकि नेट फोर्स जीरो है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टी साइन थीटा इक्वल्स एम ए, टी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी, रेशियो लेंगे tan थीटा इक्वल्स ए बाई जी। रिजल्ट वही है, सब कुछ वही है, मेथड स्लाइटली डिफरेंट है। तो ये जो हमारा फिक्सियस फोर्स था, शीडो फोर्स था, ये लीनियरली एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम के लिए था, नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम जो कि लीनियरली एक्सेलरेटिंग उसके लिए था। अब जो एक दूसरा रीजन बन सकता है किसी रेफरेंस फ्रेम को नॉन इनर्शियल बनाने के लिए, ओके,
जिसमें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कॉरियलिस फोर्स, वो है रोटेटिंग फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, तो जो नॉर्मली फोर्सेस जो होती हैं, है ना, वो तो होंगी ही होंगी, इनर्शियल फ्रेम वाली फोर्सेस होंगी ही होंगी, बट उसके साथ हमें एप्रोप्रिएट स्यूडो फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। तो उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना ही। थैंक यू वेरी